नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग थोड़ा सा जो उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2-3 रोज पहले कोई GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, देखिए आप लोग कहते होंगे कि बराबर GNPC का नाम लिया जाता है। अंग्रेजों ने जो इस देश पर अत्याचार किया है वो हमेशा इतिहास याद रखेगा, हमारे देश के लोग याद रखेंगे और उसी अंग्रेज़ों की ही एक संतान जो बिठा के गई है, जो काले अंग्रेज के रूप में, और वो जो खुराफातें उन अंग्रेज़ों की थी उससे अधिक घातक खुराफात के साथ ये हमारे मुल्क को तबाह कर रही है। और जब तक इसका समूल नाश नहीं होगा, भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा उसका संदर्भ आता रहेगा। तो GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का एक नेता कह रहा था कि इस भारतीय अवाम ताकत दल का कोई आधार उधार है नहीं, कोई न इसमें कार्यकर्ता है, न कोई इसमें पदाधिकारी है और न कोई इसका जनाधार है, और एक ही आदमी जो है YouTube बनाता है, वही अपलोड करता है, पूरे देश को पागल करके रखा हुआ है उसका। तो खैर उसके बाद YouTube के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल ने यह स्पष्ट किया कि इसकी उपस्थिति पूरे देश में है और हर गली कूच में है, उसको देखने की आवश्यकता है। और इस जो भारतीय एकता का, भारतीयता का जो माहौल, ये कोशिश भारतीय अवाम ताकत दल आज 11-12 महीनों से YouTube के संदेश के माध्यम से कर रहा है, उसमें हमारे भारतीय भाई बहन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पूरे उत्साह और जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं। और कम से कम उनको ये आभास हो रहा है कि ये संगठन ऐसा है, इसका विचार ऐसा है, सबको गले लगाने का, सामंतशाही दृष्टिकोण से दूर सबको गले लगाने का, सबको इज्जत बख्शने का, एकता के आधार पर, समानता के आधार पर और भारतीयता के आधार पर। तो ये विश्वास लोगों को अब हो रहा है, तो शरीक हो रहा है। तो ये GNPC के लोगों को पागलपन दिख रहा होगा, लेकिन देश ने तो पागलपन तब दिखा है कि इसी GNPC ने अपनी हर एजेंसी के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा और खरीदे हुए वो बौद्धिक वर्ग के द्वारा, खरीदे हुए वो एकेडमिशियन के द्वारा और जो है उसी के द्वारा बनाई गई मीडिया के द्वारा, और जो ब्यूरोक्रेसी है तो वो तो है ही, और न्यायपालिका में भी अपने एजेंडे को बिठा करके पूरे माहौल को और हर संस्थान में जो जितने छोटे बड़े संस्थान हैं, अपने टाउट्स को बिठा करके पूरा जो माहौल झूठ का, अफवाह का, और जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया
इसके साथ घोर गद्दारी की, वो गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसका महिमा मंडन का एक झूठ और अफवाह, वो पागलपन था। वो था पूरे देश को पागल करने वाला। जरा कल्पना करिए ना कि जिसने इस देश के दुश्मन अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवाता है, क्या वह इस देश का गद्दार नहीं है? जिसने जब हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, पूरा देश कह रहा था कि आप लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, और चूँकि गांधी महोदय बराबर अंग्रेज़ों से बात किया करते थे, लोगों को ये विश्वास था कि अंग्रेज़ इनकी बात मानते हैं, तो पूरा देश इनसे कह रहा था कि अब लॉर्ड इरविन से निवेदन कर दीजिए कि इनकी फांसी रुक जाए। देश कह रहा था इस मोहनदास करमचंद गांधी से कि जाकर लॉर्ड इरविन से ये कहिए कि इन तीनों की फांसी रुक जाए, और ये जाकर के सलाह उसको दे आते हैं कि माने फांसी रोकने के बजाय उनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए। अब वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो कि इस एनपीसी के लाख साजिश के बावजूद आज भी हमारे आपके दिलों में बिल्कुल दैदीप्यमान हैं, देशभक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में और उसके आदर्श के रूप में, सबसे बड़े आदर्श, इनके लाख साजिश के बावजूद भी उसको कोई कहे कि 12 घंटे पहले मार दो। अब ये जैसे ही फैसला करेगा कि वह शख्स जो है कितना बड़ा गद्दार होगा। निश्चित रूप से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन ये मानेंगे कि जयचंद की, मीर जाफर की गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी के गद्दारी के सामने बहुत ही बौनी, बहुत ही तुच्छ, बहुत लघु दिखाई पड़ती है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में इस मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, यानी वो दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष न चुने जाएं, कितनी बड़ी घिनौनी और नीचे स्तर की माने साजिश इसने किया, यह भी YouTube के माध्यम से बताया गया है और कुछ लोग जानते भी हैं। जब सुभाष चंद्र बोस की INA आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हरा करके या हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी, उस समय वो इंग्लैंड और अमेरिका की छाती फूल रही थी कि यदि सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में आ गए और सत्ता उनके हाथ में चली गई तो उनकी साजिश का क्या होगा। उनकी छाती फट रही थी, तो वो टेलीग्राम भेज रहे थे इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को और गद्दार ये नेहरू को कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको, वरना नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस तरह के टेलीग्राम, इसलिए कि उसमें न तो टेलीफोन था, न तो जो है मोबाइल था, और न कोई इस तरह का साधन था, सिर्फ क्या था, टेलीग्राम और टेलीग्राफ।
तो इस जो मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के लोगों को और वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, इन दोनों को उस आज़ाद हिंद फौज जो कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा आ गई थी, उसके खिलाफ इसने लोगों, भारत के लोगों को और वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में थे वो भड़काया आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। और आज़ाद हिंद फौज का समर्थन नहीं किया। कौन? आज़ाद हिंद फौज जो कि अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा आ गए थे। इतना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और उसी में हमारे 60,000 आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों में से 26,000 लोगों ने जान दे दी है, वो शहीद हो गए। तो ये गद्दारी किया मोहनदास करमचंद गांधी। और दूसरी ओर ये जवाहरलाल नेहरू रूस में स्टालिन से मिलकर के, सुभाष चंद्र बोस उसमें रूस में ही थे, उनको पकड़वा करके साइबेरिया के घने जंगलों में से किसी जेल में, वहाँ के जंगल बड़े घने जंगल हैं और वो जेल भी बड़े इस टाइप से है कि एक बार कैदी को आप बंद कर दीजिए तो वो बाहर निकल नहीं सकता, वो सीधे ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे जंगलों में उनको बंद करके और बहुत निर्मम यातनाओं के साथ राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई इसमें नेहरू ने स्टालिन के जरिए। और हत्या करवाने के बाद 2 काम इसने किया, इस गद्दार नेहरू ने। एक तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा ये गद्दार नेहरू। दूसरा, ये घोर गद्दार नेहरू एक झूठी कहानी बनवाया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है उस हवाई जहाज़ की दुर्घटना से हुई जो कि जापान से चला था भारत के लिए, और ताइवान और फार्मोसा के पास वो उस हवाई जहाज़ की दुर्घटना हो गई और उसी हवाई जहाज़ की दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, ताकि किसी का भी ध्यान उसकी गद्दार नेहरू की उस साजिश की ओर न जाए जिस साजिश के तहत उसने स्टालिन के जरिए सुभाष चंद्र बोस को रूस में मरवाया था। तो उसकी ओर ध्यान किसी का न जाए, इसलिए इसने एक झूठी कहानी, झूठी कथानक इसने तैयार किया। उस झूठी कहानी पर सत्यता की मुहर लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अधीन वाला कमीशन के द्वारा ठप्पा भी लगवाया। इस गद्दार नेहरू ने, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे शाहनवाज कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा वो सत्यता का मुहर लगवाया कि नहीं कि ये कहानी सही है कि जिसकी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई जहाज़ की दुर्घटना में ताइवान या फार्मोसा के पास हुई थी। और फिर उसकी बेटी जो गद्दार थी इंदिरा, उसने भी जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला के द्वारा जो है खोसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो है वही उसी कहानी पर कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है ताइवान या फार्मोसा के पास हवाई जहाज़ दुर्घटना में हुई थी, उस पर इसने भी ठप्पा लगवाया खोसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए गद्दार इंदिरा। वो तो कहिए ईश्वर या खुदा के आशीर्वाद से जब एनडीए एनडीए खुदा के आशीर्वाद से नहीं, एनडीए भी तो वैसे ही थी, लेकिन एनडीए के ज़माने में वो पटना हाई कोर्ट में किसी ने याचिका डाली कि अभी देश को यकीन नहीं है कि जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज़ दुर्घटना में हुई थी, तो एक तीसरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है बैठाया जाए।
तो पटना हाई कोर्ट ने एनडीए सरकार को आदेश दिया। और तीसरा मुखर्जी कमीशन, मुखर्जी साहब भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनके अधीन जो है एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी। उस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने यह स्थापित किया कि जो वो कहानी है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है ताइवान और फार्मोसा के पास हवाई जहाज़ की दुर्घटना में हुई थी, यह कहानी सही नहीं, गलत है। देश को काफ़ी राहत मिली। ये एक तो राहत मिली जो झूठी कहानी बनवाया था ये गद्दार नेहरू, और उस पर जो है उसे ठप्पा भी लगवाया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। उसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा थी उसने भी उस पर ठप्पा लगवाया। इतनी साजिश के बाद भी कम से कम ये राहत मिली इस देश को कि वो कहानी झूठी थी। लेकिन अभी भी ये बिल्कुल रहस्य के गर्त में है कि सुभाष बाबू की मृत्यु कैसे हुई, और इसका स्थापित सत्य जो अभी बताया गया वो तो कुछ स्रोतों के द्वारा, लेकिन इसको एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के द्वारा जो है ये देश को बताना जरूरी है। तो अब बताइए कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू को महिमा मंडन चल रहा है, और फिर सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए सन 45 या 46 के आसपास इन दोनों ने मिलकर के साजिश किया। सबसे पहले जो है जिस नेहरू को कांग्रेस में कोई चाहता ही नहीं था, उसको ज़बरदस्ती कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया। पटेल को यानी पूरी कांग्रेस जो है पटेल को चाहती थी। इसका विस्तार से किसी यूट्यूब में दिया गया है, फिर से बताना आवश्यक नहीं है। तो पूरी कांग्रेस जो है पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहती थी। और कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब कि जो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष होता वही अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता, मैंने अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता। इसलिए जो है पटेल को दाबकर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने वो गद्दार नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, और फिर इसके बाद वही अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री या इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर बना। और इसी बनने के पहले जब ये पूरी कांग्रेस तो मैंने वो गांधी की गुलाम थी, किसी की आवाज़ निकली नहीं। लेकिन जिन्ना साहब जो है हर एक आदमी घुटने टेक देगा ये तो आवश्यक नहीं है। उनको ये लगा कि भाई इतना निकम्मा आदमी और हमसे जूनियर भी है, और हमारे तजुर्बे के आगे हमारे तजुर्बे के आगे ये कहीं ठहरता नहीं है, वो साजिश कर रहा है जो है वो सत्ता हथियाने की। तो इन्होंने भी उस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। तो यही तो खुंदक की जड़ थी। बस सत्ता भी हथियाया, देश भी बंटवाया, और उसका इल्जाम भी मढ़ा जिन्ना साहब के मत्थे पर। ये तो वो एपिसोड में, पिछले एपिसोड में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। उस समय के लोगों से काफ़ी इंक्वायरी की गई सन 70 के आसपास, बुजुर्ग जो लोग थे, इंक्वायरी की गई। और इंक्वायरी की समझ में ये बात थी कि उसी समय जिन्ना साहब का जो मेडिकल सेक्रेटरी था वो अंग्रेज़ों को माने कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखा था कि जिन्ना साहब को बोन टीबी है। तो कहने का मतलब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिन कर लीजिए, महीना कर लीजिए, 1 आध साल कर लीजिए, जो भी है। तो इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और फ़ायदा क्या है कि देश बंटने के वरना तो ये वादा थे कि देश बांट करके भी यदि नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है।
तो देश के लोग अमूमन कुछ अपवादों को छोड़कर ये चाह रहे थे कि भाई जिन्ना ही प्रधानमंत्री बने और कम से कम देश जो है बटने के खतरे से बच जाएगा, और ये कुछ ही जो उनके मेहमान हैं। तो इस विचार में पूरा देश एक था। कांग्रेस जो है वो पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, जिससे नेहरू का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने में सबसे बड़ा साजिश इसकी थी मोहनदास करमचंद गांधी की थी, और जो वायसराय या गवर्नर जनरल था माउंटबेटन जो है नेहरू से अच्छा कोई अंग्रेज़ों का चमचा और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट नेहरू से बेहतर नहीं वो किसी और में दिख रहा था वो अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ या लॉर्ड माउंटबेटन जो है भी चाह रहे थे, नेहरू को ही चाह रहे थे। जिन्ना को शांत करने के लिए जिन्ना को एक टुकड़ा दे करके पाकिस्तान का एक टुकड़ा दे करके भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में उनको दे करके शांत करने की भी साजिश। और ये जिन्ना साहब की सबसे बड़ी भूल थी। वो पाकिस्तान पर माने क्यों? उसी पड़े रहते कि भाई कि इस प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट के लिए जो है दावेदार मैं हूँ और उससे मैं बेटर कैंडिडेट हूँ इसी नेहरू की अपेक्षा। तो और उनकी छवि जो है वो निखर जाती है। और अब ऐसा करके वो इन्हीं के साजिशों के वो शिकार हो गए। और देश जो है वो कितने भ्रम में तक पड़ा रहा कि इन सबों ने सत्ता भी हथियाई और उसका इल्ज़ाम भी जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे गया। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना। वो एक्सेप्ट न करके सिर्फ जो है उसी दावे पर कायम रहते। उनको प्राइम मिनिस्टर मिले चाहे न मिले, पटेल को भी नहीं मिला तो क्या हुआ। तो खैर, तो ये उस साजिश में कामयाब हो गए कि भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में जो है वो जिन्ना को जो कि दावेदारी ठोक रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, जिसके लिए साजिश ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू कर रहे थे। तो उनको ये भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान दे करके उसको शांत करने की ये भी उनकी साजिश थी। तो अब मामला बस इसी पर आया कि ये तभी होगा जबकि देश बटेगा। देश बांटना तो लॉर्ड माउंटबेटन भी चाह रहा था, लेकिन वो अपना कंधा साफ करना चाहता था। वो कहता था भाई कि इस तरह का प्रस्ताव वो कांग्रेस की ओर से आया। और जब ये देश को मालूम हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आना चाहिए, बहुत राहत महसूस कर रहा था। वो कह रहा था कि ठीक है, झूठा ही सही, एक मुखौटा ही सही, कांग्रेस कम से कम दम तो भरती है ना वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का। और जो आज़ादी की जो इस भारत की आज़ादी की लड़ाई का दम भरता है, वह देश को बांटने की बात वो कैसे कर देगा। तो देश बड़े राहत में आ गया और काफ़ी भरोसे में हो रहा है कि भाई कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देश का वो भरोसा इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तोड़ा कि सारे कांग्रेसियों को दबाव में लिया, कहा कि ये देश को बांटना जरूरी है, क्योंकि जब तक देश नहीं बटेगा तब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा। और पाकिस्तान नहीं बनेगा तो उसको शांत करके यानी पाकिस्तान का एक टुकड़ा दे करके जिन्ना को शांत करके नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और यदि नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो उसने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ही उसने धमकी दिया है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो वो कांग्रेस को तोड़ देगा, तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को उस कांग्रेस को समझाने में कामयाब हो गया कि देश का टूटना, देश का विभाजन कबूल है, कांग्रेस का
विभाजन कबूल नहीं है, या कांग्रेस को बचाने के लिए देश का बंटवारा जो है कबूल है। यानी कांग्रेस जो है इस देश से ऊपर है। इस समझाने में वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कामयाब हो गया और कांग्रेस के द्वारा देश बांटने का प्रस्ताव पारित हुआ। और ये तथ्य मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो PCS प्राइवेंशियल सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में भी आ रहा है। अब ये पूरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उस इन JNPC वालों से पूछें कि जो कांग्रेस इस देश को बांटने का प्रस्ताव पारित कर रही है, उसका इल्जाम किसी और के मथे पर कैसे मर सकती है। सब ये हवा ये साजिश किया ना कि देश को जिन्हें बांटा। ये देश जरूर पूछा इन गद्दार JNPC वालों से कि जिस कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, उसका इल्जाम हुआ कि किसी दूसरे के मथे पर कैसे मर सकती है। ये तो नमूने के तौर पर बताया जा रहा है, तो समझ जाए कि ये कितने बड़े गद्दार थे मोहनदास करमचंद गांधी। और बात वहीं तक नहीं, इसके बाद इसके पहले वो गांधी ने क्या क्या नाटक किया। अरे बहुत लंबी कहानी है, वो बहुत बताया गया है और भी बताया जाएगा। कहानी का मतलब इतने बड़े गद्दार वो विश्व के किसी भी इतिहास में नहीं मिलेगा अपने देश के खिलाफ, जो ये भारत के खिलाफ इन दोनों ने गद्दारी की थी। तो ऐसे गद्दार को राष्ट्रपिता, ऐसे गद्दार को, घोर गद्दार को महात्मा, बापू, अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी बताइए। और दूसरे जो घोर गद्दार को विजनरी लीडर, जिसने नेपाल मिलना चाह रहा था, नेपाल को भी नहीं मिला। तिब्बत मिलना चाह रहा तो भारत में तिब्बत को नहीं मिला है। ऊपर से भारत का ही हिस्सा दे दिया चीन को। इससे बढ़ के कोई गद्दार पूरे इतिहास में नहीं मिले उसको। ये सब गद्दार JNPC वाले विजनरी लीडर, आधुनिक भारत के निर्माता वगैरह। और उसी इन द सेम वेन ये मोदी जी भी उस गद्दार नेहरू की पूजा करते हैं। ये RSS भी उसी गद्दार नेहरू की पूजा करवाती है BJP से। ये पूरा तमाशा जो डिस्कशन होता है टीवी चैनलों पर, उसका असर आप सभी लोग देख सकते हैं कि RSS जो है उसी गद्दार नेहरू की, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा करवाती है BJP से। और RSS उस इतने घोर गद्दार, देश के गद्दार नेहरू से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट लेती है और सर्टिफिकेट को दिखाती फिरती है कि नेहरू हमारी शाखा में आते थे और वो लिख कर गए हैं कि RSS एक सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रभक्ति का संगठन है। हम जो है हमको 26 जनवरी की परेड में बुलाए थे। बताइए इन समूह का हाल है। तो कहने के मतलब वस्तु स्थिति क्या है, उसके विपरीत इन समूहों ने जो हुआ झूठ अफवाह कि परत दर परत जो पूरा इसमें फैलाया हुआ है, हमारे आपके दिमाग में ठूसने का प्रयास किया है, वो पागलपन है। वो है आपका मेगालोमैनिया, द ग्रेटेस्ट मेगालोमैनिया। तो JNPC ने भूले कि पागलपन कहते किसको। JNPC ने और प्लस BJP वालों ने इसे अभी भी देश को पागल बना के रखा हुआ है। लेकिन हाँ, अब वो स्थिति धीरे धीरे बदलना शुरू हुई है। पहली बार उनको आईना भी दिखाया जा रहा है, लोग समझ भी रहे हैं और अब उनका पागलपन बढ़ेगा। अब उनकी मैडनेस जो है, उनकी वो ल्यूनेसी जो है, पागलपन बढ़ेगा, उनका डिमेंशिया बढ़ेगा।
उनका हिस्टीरिया बढ़ेगा, उनका डिलीरियम बढ़ेगा। खैर अब इसकी हिंदी भी बताना जरूरी है। उनका पागलपन बढ़ेगा। अब हिस्टीरिया की हिंदी तो हिस्टीरिया ही होती है, हिस्टीरिया बढ़ेगा और उनका डिलीरियम यानी सन्निपात भी बढ़ेगा। और जितना ही इन जीएनपीसी वालों का, बीजेपी का और वाम दलों का ये पागलपन, ल्यूनेसी, मेगालोमेनिया और डिमेंशिया और हिस्टीरिया और डिलीरियम बढ़ेगा, देश को उतना ही आराम होगा। तो भारतीय जनता दल को देश की परवाह है, देश की चिंता है, उसी चिंता के तहत ये कोशिश कर रहा है। तो ये कितने भी पागल हो जाएं और धीरे धीरे नष्ट की ओर बढ़ते जाएं, यह देश के लिए फायदेमंद है। तो पागलपन ये होता है। तो और इस चीज़ को जो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमारे अमर शहीदों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान तो दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी चूमा, हंसते हंसते मौत को भी गला गया, लेकिन उससे से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि इन देश के दुश्मनों को ठिकाना लगाना बहुत जरूरी था, इससे ज़्यादा, इसलिए कि वो देशभक्ति वाला ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाया। ये इन सबों ने दबा दिया साजिश के तहत। इसलिए भारतीय जनता दल वही जो काम छूटा हुआ था हमारे देश मैंने हमारा अमर शहीदों का, उसी काम को भी मैंने सार्थक बनाने का बीड़ा इसने उठाया है कि इन देश के दुश्मनों का भी नाश करना है और देशभक्ति भी जगह। और जिस वक्त ये रहेगा तो हमारे देश में सब कुछ है। हमारे देश में प्रतिभा है, लोग प्रतिभाशाली भी हैं, वो प्रतिभाशाली भी हैं, मेहनती भी हैं, सब कुछ है और विश्व को बड़े अच्छे से जो है बीट कर सकते हैं, सबसे आगे सिरमौर निकल सकते हैं। चीन की क्या विसात है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं, बशर्ते जो माहौल फैलाए हुए हैं देश के दुश्मन, जीएनपीसी, वाम दल और ये उनके साथ ये बीजेपी। तो ताकत जो है हमारी भारतीय अवाम की है, इस देश की है और उसकी काबिलियत में है। सारी काबिलियत को ये सब खा रहे हैं, सिर्फ हमको आपको पागल बना करके कि कभी हिंदू धर्म में जो है, हिंदू सनातन धर्म में वो अब देखिए सब काम धाम छोड़ करके राम जन्म भूमि पूजन और फलाने ढेकाने, ये काम है ये प्राइम मिनिस्टर का। जो बेचारे गरीब वो बाढ़ में बाहर हैं, यानी उनके लिए कोई चिंता नहीं। और बीजेपी वाले से पूछे, हाँ मैंने वो NDRF लगा दिया, अरे ऐसा इंतजाम करो ना। भारतीय जनता दल बिल्कुल इंतजाम के लिए कि हमारे किसी भी साधन विहीन भी भारतीय भाई बहन हो, उसको जरा भी तकलीफ न हो, इसके विषय में चिंता भी करता है, योजना भी बनाएगा और उसको 100% लागू भी करेगा। वो जो हुकूमत होगी वो शुद्धता भारतीय होगी। ये तो हुकूमत बिल्कुल विदेशियों की लगती है, अंग्रेज़ों की लगती है, नहीं लगती कि ये व्यवस्था इस देश की है, जिसमें गरीबों के लिए, आम भारतीयों के लिए, उनके दुख दर्द के लिए कुछ है ही नहीं, सिवाय नाटक और ड्रामा दिखावे के लिए कुछ भी। और जो देश की बड़ी समस्याएं हैं, आबादी विस्फोट पर कुछ नहीं, आरक्षण जो है इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, उस पर कुछ नहीं, बल्कि और आरक्षण में और भीड़ जमाओ, उनको भी आरक्षित कर दो, उनको भी आरक्षण दे दो, उसको ये समस्या का समाधान नहीं है। आरक्षण खुद एक बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए, बहुत बड़ी विभीषिका है, उसको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल बिल्कुल करके रहेगा जब इसको मौका है। तो आबादी विस्फोट को रोक करके हमारे देश की आबादी कुछ वर्षों के अंतराल में 50 साल 60 साल में फिर इसको यानी 30 करोड़ पर ले जाएगा।
आरक्षण की बात को समाप्त करेगा। अगले एपिसोड में जो इन्होंने लाया है नई शिक्षा नीति जो है, इसमें हिंदी हमारे देश की क्या दुर्दशा हो रही है, अंग्रेजी के आगे कितनी बेचारी और दासी हो गई है, इस पर जरा भी मैंने ख्याल नहीं है। उन झूठे राष्ट्रवादियों के द्वारा, झूठे जो है वो मोदी और मोदी की राष्ट्रवाद के द्वारा, तो उस पर भी बताया जाएगा। जबकि हिंदी अंग्रेजी के आगे बहुत ही सशक्त है, जो उसमें गुण है, जो उसमें ताकत है, उसके आगे अंग्रेजी कहीं कहीं ठहर नहीं सकती। क्योंकि हिंदी को किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से साजिश के तहत उसको कमज़ोर किया गया और अंग्रेजी के आगे आगे दासी बनाया गया साजिश के तहत, इन्हीं देश के दुश्मनों के द्वारा। सबसे पहले दुश्मन एनपीसी, इसके बाद राष्ट्रवाद के नाम पर ये बीजेपी वाले। तो हिंदी की दुर्दशा जो हो रही है हमारे देश में, इनके द्वारा। कौन हिंदी? जो कि जिस हिंदी के आगे जो वो अंग्रेजी वो ठहर नहीं सकती, कैसे उसको कमज़ोर किया गया। कमज़ोर करते 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 अंग्रेजी के आगे दासी नौकरानी बना दिया गया अपने ही देश में। तो यह एपिसोड लंबा ना हो पाए, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।